सोचिए, आपके आस पड़ोस या घर में या परिवार में बहन या बेटी की शादी हो चुकी है। नया घर, नए रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन बस कुछ महीने बाद एक दिन अचानक खबर आती है कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली है या फिर उसे घर के अंदर एक्सीडेंट में जला दिया गया है। आपको बताया जाता है कि ये एक दुर्भाग्यवश घटना थी, लेकिन असल में ये एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर होता है, जिसकी वजह है दहेज। आप सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में भी ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताती हूँ। हर साल भारत में 7,000 से ज्यादा महिलाएं दहेज के चक्कर में अपनी जान खो बैठती हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आई हुई डेथ्स है। असल में ये नंबर्स कितने ज्यादा हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। और पता है, शॉकिंग बात तो ये है कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं होता, बल्कि बड़े शहरों, एजुकेटेड फैमिलीज और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में भी आज दहेज प्रथा अपना जहर फैला रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ दहेज प्रथा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर भारत में ये प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये डिमांड लिस्ट का कल्चर शादी का हिस्सा कैसे बन गया, और क्या हम इस प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत ही सेंसेशनल मामले पर बात करने वाले हैं। आज अनकवर करेंगे दहेज प्रथा का सच, जो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे ताकि आप इस कुप्रथा के बारे में जान सके और लोगों में अवेयरनेस फैला सकें। आखिर दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह हमेशा से एक जहरीली प्रथा थी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में दहेज एक उपहार का रूप था। शादी के वक्त पिता अपनी बेटी को पैसा, जेवर और घर का सामान देते थे, लेकिन इसमें डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये दहेज बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका माना जाता था। ये कॉन्सेप्ट समाज में तब तक ठीक से चल रहा था जब तक इसका रुख ग्रिड और स्टेटस सिंबल की तरफ नहीं मुड़ गया। और दहेज प्रथा को कुप्रथा में बदलने का बाकी काम ब्रिटिश साम्राज्य ने कर दिया इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। और यहाँ से शुरू हुआ दहेज प्रथा का डार्क साइड। एक्चुअल में हुआ ये था दोस्तों कि ब्रिटिशर्स ने जब इनहेरिटेंस लॉ को बदला, तब प्रॉपर्टी का हक सिर्फ लड़कों को मिलने लगा। लड़कियों के पास न जायदाद का हक था और ना ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। ऐसे में लोगों ने सोचा कि शादी के वक्त बेटी को दिया गया दहेज ही उसका हिस्सा होगा, और धीरे धीरे ये प्रथा एक कंपल्सिव ट्रेडिशन बन गई। आजादी के बाद भी ये प्रथा रुकी नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडिया में शादियों का मतलब ही डिमांड लिस्ट बन गया। गाड़ी, गोल्ड और कैश की डिमांड स्टेटस सिंबल बन गई, और अगर ये डिमांड पूरी ना हो तो हैरासमेंट, वायलेंस और कभी कभी मौत तक हो जाती थी। आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक नवविवाहित महिला को दहेज की मांग के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। शादी के बाद से ही उसके पति, देवर, सास और ननद ने उस पर दहेज के लिए अत्याचार करना शुरू कर दिया। लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बाद अंततः उस महिला की मृत्यु हो गई। इस हार्ट ब्रेकिंग घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 2025 में अदालत ने पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सास और ननद को क्रमशः 10 और 20 साल की कैद की सजा मिली। ये फैसला दहेज के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी घटनाएं भारत में आम हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत में हर घंटे एक महिला दहेज के कारण अपनी जान गंवाती है। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं एक और महिला अपनी जिंदगी खो चुकी होगी। सिर्फ 2023 में ही भारत में 7,000 से अधिक महिलाएं दहेज के लिए हिंसा का शिकार बनी, और ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। जो मामले पुलिस तक नहीं पहुंचे, उनकी संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसी कहानियां सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है, ये उन 1000 बेटियों की कहानी है जो शादी के नाम पर बलि चढ़ जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज में एक लड़की सिर्फ इसलिए सफर करे क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए पैसों का बैग नहीं भर पाए? आज के मॉडर्न भारत में हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दहेज प्रथा अब भी हमारे समाज में एक कड़वा सच है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2022 में भारत में लगभग 6,400 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। ये संख्या 2014 में 8,500 थी, जो एक गिरावट दिखाती है, लेकिन फिर भी ये संख्या चिंताजनक है। 2022 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2000 से ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए। ये संख्या राष्ट्रीय कुल संख्या का एक बड़ा हिस्सा है। 2024 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को प्राप्त हुई कुल शिकायतों में से 54% डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज संभावित थी, जो कि 13,868 शिकायतें बनती हैं। दहेज प्रथा भारत में एक गंभीर समस्या रही है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसकी वजह से अनेक महिलाएं अत्याचार का शिकार होती हैं। इसी को देखते हुए 1961 को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों को अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 498A भी महिलाओं को इस अत्याचार से बचाता है, जिसमें दहेज के लिए हिंसा, धमकी या अन्याय करने वालों को सजा का प्रबंध है। मगर यही कानून आज एक नए मोड़ पर आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं। अब आपको बताते हैं एक ऐसे मामले के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में छाया हुआ है। दिल्ली की रोहिणी एरिया में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया कि उसने आईपीसी सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल करके उसकी फैमिली को जेल भिजवा दिया। आदमी का कहना था कि पत्नी ने झूठा केस फाइल करके उनसे लाखों रुपए की डिमांड की थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो सच सामने आया कि महिला इससे पहले भी इसी तरह के 3 और मामले फाइल कर चुकी है, जिसमें से सभी झूठे पाए गए। इस मामले ने सोसाइटी में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या दहेज कानून सच में सुरक्षा दे रहा है या फिर इसका दुरुपयोग नया ट्रेंड बनता जा रहा है? अब थोड़ा डाटा पर भी नजर डालते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के मुताबिक 2022 में भारत में 10,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हुई थी। मगर दूसरी तरफ आईपीसी सेक्शन 498A के 37% केसेस कोर्ट में झूठे साबित हुए, जिससे ये क्लियर होता है कि कानून का दुरुपयोग भी एक गंभीर समस्या बन रहा है। ये डाटा दिखाता है कि कानून का सही और ईमानदारी से उपयोग होना कितना जरूरी है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सुधारों की जरूरत है, जैसे फॉल्स केसेस पर स्ट्रिक्ट एक्शन, झूठा केस फाइल करने पर भी सख्त सजा का प्रबंध हो। दूसरा है फास्टर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। पुलिस को हर केस को अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी जानी चाहिए। इसका तीसरा सॉल्यूशन है काउंसलिंग सिस्टम। दहेज से जुड़ी कंप्लेंट्स के लिए पहले काउंसलिंग सेशन कंपलसरी हो, ताकि दोनों पक्षों का अपनी बात रखने का मौका मिल सके। दोस्तों, ये तथ्य दिखाते हैं कि भले ही हम मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दहेज प्रथा अब भी हमारे समाज में गहराई तक जुड़ी हुई है। क्या ये समय नहीं है कि हम इस प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाएं? क्योंकि दहेज प्रथा भारत में सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक ऐसे सोशल इविल का रूप ले चुकी है जो हर साल हजारों जिंदगियां ले रही है। और दोस्तों, आज जो कुछ सुधार हम देख रहे हैं वो किसी एक दिन का काम नहीं था। उसके पीछे डिकेड्स तक संघर्ष और कुछ महान रिफॉर्मर्स की मेहनत थी। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर उसे इलीगल बताया, उन्होंने अपने समय में दहेज प्रथा के खिलाफ भी कदम उठाए थे। उनका मानना था कि दहेज सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन ही नहीं, बल्कि महिलाओं की डिग्निटी पर भी एक हमला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी 19th सेंचुरी में महिला शिक्षा को प्रमोट किया और दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका कहना था कि शिक्षा से महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, जिससे वो दहेज के दानों से छुटकारा पा लेगी। और 1961 में भारत सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया, जो दहेज लेने देने को इलीगल बनाता है। इस एक्ट के तहत अगर किसी पर दहेज लेने का आरोप साबित हो जाए तो उसे 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक का दहेज फाइन हो सकता है। 1983 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A को लागू किया गया, जो स्पेसिफिकली दहेज के नाम पर हैरेसमेंट और क्रूअलिटी के केसेस को एड्रेस करता था। इसमें दहेज के चक्कर में की गई मारपीट, टॉर्चर या साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया।
1970 और 1980 में भारत में नारी मुक्ति आंदोलन जैसे मूवमेंट्स ने दहेज हत्या और महिला वायलेंस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। ऐसे मूवमेंट्स ने महिलाओं को आवाज देने का काम किया और कानून को और सख्त बनाने में मदद की। आज हमारे पास कानून है, अवेयरनेस है, कैंपेन्स है, लेकिन दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए असली रास्ता है सोच बदलने का। क्या हम रेडी है अपनी सोच को मॉडर्न बनाने के लिए, उसे बदलने के लिए? दोस्तों, असल बात तो यह है कि दहेज प्रथा को सिर्फ कानून बनाकर नहीं रोका जा सकता। इसका असली समूल नाश तभी होगा जब हम अपने आसपास अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और समाज की सोच को बदलेंगे। और इसमें शिक्षा सिर्फ हाथ में एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि इस सोच को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। जब लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनका अपने डिसीजन पर कंट्रोल बढ़ता है, जो दहेज प्रथा को कम करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन के बाद दहेज संभावित केसेस में 30% की गिरावट देखी गई थी। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक परिवार का मिलन होता है। जब परिवार, रिश्तेदार और समाज मिलकर दहेज देने से मना करते हैं तो प्रेशर काफी पावरफुल होता है। जैसे राजस्थान के उदयपुर में एक कैंपेन नो डाउरी प्लेज लॉन्च की गई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने दहेज ना लेने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस स्प्रेड करना आज के समय में सबसे पावरफुल टूल बन गया है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस और ट्विटर कैंपेन्स के माध्यम से लोगों में दहेज के खिलाफ एक पॉजिटिव वेव क्रिएट की जा सकती है। 2023 में दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट ने #स्टॉप डाउरी मूवमेंट शुरू किया, जो वायरल हुआ और जिसने हजारों लोगों को इंस्पायर किया अपने शादी में दहेज को ना कहने के लिए। अक्सर लोगों को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और सेक्शन 498 के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। अवेयरनेस कैंप्स और वर्कशॉप्स के जरिए लोगों को बताया जा सकता है कि दहेज मांगना सिर्फ अनएथिकल नहीं, बल्कि इलीगल भी है। दोस्तों, हमें समाज में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि लड़कों को भी ये सिखाना होगा कि शादी सिर्फ प्यार और सम्मान के आधार पर होनी चाहिए, ना कि दहेज के मोह पर। पर मंथ तुम कितना पैसा कमाते हो? 25,000। तुम कौन? डजंट मैटर। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? मैं लड़का हूँ। रियली? ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे और इस प्रथा को जड़ से खत्म करेंगे। दहेज सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक ऐसी आग है जो हर साल हजारों जिंदगियां जलाकर राख कर देती है। लेकिन ये आग तभी बुझेगी जब हम सब मिलकर इसे खत्म करने का इरादा करेंगे। आप एक भाई हैं या बहन, माँ है या पिता, या शायद एक दोस्त, आपका एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। अपने आसपास दहेज की मांग को मना करके आप एक मिसाल बन सकते हैं। तो क्या आप इस प्रथा के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और बताइए कि आप अपने सोसाइटी में दहेज के खिलाफ क्या कदम उठाने वाले हैं। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी में फर्क ला सकती है। धन्यवाद।